Hello UPSC aspirants, my name is Shambhavi. Hope you all are doing well. So यहाँ पे हम लोग इसी रिस्पेक्टिव चैप्टर को दैट इज चैप्टर नंबर 4 फ्रॉम क्लास 6 पॉलिटिक्स बुक जो हम लोग रेफर कर रहे हैं दैट इज एनसीईआरटी। तो हम लोग इसी को यहाँ पे आगे फर्दर स्टडी आउट करेंगे, ठीक है। तो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने इस चैप्टर को स्टार्ट किया था, आज हम लोग इसको यहीं पे कंटिन्यू करेंगे। तो चैप्टर इज की एलिमेंट्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के कुछ की एलिमेंट्स के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, राइट। सो अभी तक इस रिस्पेक्टिव चैप्टर में हम लोगों ने यहाँ पे एक शॉर्ट स्टोरी पढ़ी थी हेक्टर पीटरसन के बारे में। फर्दर हम लोगों ने पार्टिसिपेशन के बारे में पढ़ा था, और देन हम लोगों ने अदर वेज ऑफ पार्टिसिपेटिंग, मतलब कि इलेक्शंस वगैरह में कैसे पार्टिसिपेट करते हैं और क्या रिस्पेक्टिव मेजर्स होते हैं, क्या रिस्पेक्टिव तरीके होते हैं पार्टिसिपेट करने के लिए, उन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा था, राइट। तो अब यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे कि जो लड़ाइयाँ होती हैं उनको रिजॉल्व करने की क्या ज़रूरत होती है। व्हाट्स द नीड फॉर रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट, नीड टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। सो इस रिस्पेक्टिव चैप्टर को हम लोग इस रिस्पेक्टिव टॉपिक को हम लोग यहाँ से स्टार्ट आउट करेंगे। In Maya's story, you read about how conflicts can often lead to violence and death because one group decides that it is all right to use force to prevent the other group from protesting. अब अभी जो हम लोगों ने स्टोरी पढ़ी थी राइट लास्ट चैप्टर माया के जो स्टोरी थी उसमें था कि जो कॉन्फ्लिक्ट था, जो प्रोटेस्ट था ज़ुलू लैंग्वेज को लर्न करने का, उसी कॉन्फ्लिक्ट में अ 15-year-old बॉय वॉज शॉट, ठीक है। उस 15-year-old बॉय को एक्चुअली उसकी डेथ हो गई थी, राइट। तो अब जो ये जो माया की स्टोरी थी इसमें हम लोगों ने ये पढ़ा था कि जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो वायलेंस और डेथ, इन दोनों चीज़ों को कैसे लीड कर सकते हैं, मतलब कि कोई भी कॉन्फ्लिक्ट में वायलेंस कैसे हो सकता है, डेथ उसमें पीपल की हो सकती है, क्योंकि जो ग्रुप डिसाइड करता है, ठीक है, जो ग्रुप डिसाइड करता है दैट इट इज़ ऑल राइट कि फोर्स को यूज़ करने का जो ग्रुप डिसाइड करता है उसे लगता है कि फोर्स यूज़ करना बिल्कुल सही है दूसरे ग्रुप को प्रोटेस्ट करने से रोकने के लिए, ठीक है। अगर आपको दूसरे ग्रुप को प्रोटेस्ट करने से रोकना है तो उसके लिए फोर्स एकदम सही तरीका है। बट जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स आकर व्हेन पीपल ऑफ डिफरेंट कल्चर्स, रिलीजन्स, रीजन्स और इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स डू नॉट गेट अलॉन्ग विद ईच अदर। ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो तब होते हैं जब जो पीपल हैं अलग अलग कल्चर्स के, अलग अलग रिलीजन्स के या अलग अलग इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स के, वो सब लोग एक साथ नहीं आते हैं, और व्हेन सम अमंग देम फील दे आर बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड, और या तो फिर तब होते हैं कॉन्फ्लिक्ट्स जब उसमें से कुछ लोग को लगता है कि उनके अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, कि उनको डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है, उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है, तो तब कॉन्फ्लिक्ट्स जनरली होते हैं, राइट। People may use violent means to settle their differences. अब लोग क्या है, violent means यूज़ करने लगते हैं, violent तरीका यूज़ करने लगते हैं, लड़ाइयाँ वगैरह करने लगते हैं इन डिफरेंसेस को सेटल करने के लिए। This leads to fear and tension among others living in an area. अब इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से जो और दूसरे लोग वहाँ पर उस एरिया में रह रहे होते हैं उनको वो डर जाते हैं, वो टेंशन में आ जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें भी हो जाती हैं। जो लोग उस एरिया में रहते हैं वो डरने लग जाते हैं, उनको टेंशन हो जाती है। सो द गवर्नमेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर हेल्पिंग टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स। जो गवर्नमेंट है वो रिस्पॉन्सिबल होती है कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने के लिए, तो मतलब हेल्प करती है कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने के लिए, उसके लिए गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है। लेट्स रीड अबाउट सम ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट्स इन अ सोसाइटी एंड द रोल ऑफ द गवर्नमेंट रिजॉल्विंग इट। अब यहाँ पे हम लोग कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स पढ़ेंगे जो हमारी सोसाइटी में हुए थे और उसको गवर्नमेंट में हेल्प किया था उनको रिजॉल्व करने के लिए। अच्छा, उससे पहले हम लोग यहाँ पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ते हैं। सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन द बेसिक रूल्स और लॉज दैट हैव टू बी फॉलोड बाय एवरीवन। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसके कुछ बेसिक रूल्स और बेसिक लॉज होते हैं जो कि हर एक पर्सन को फॉलो करने पड़ते हैं। These laws are, or both the governments and the people conflicts and differences
and the people conflicts and differences have to be resolved according to these laws. अब ये जो लॉज होते हैं दोनों गवर्नमेंट्स के लिए होते हैं और लोगों के लिए भी होते हैं कि जो कॉन्फ्लिक्ट और डिफरेंसेस हैं उनको रिजॉल्व करते हैं अकॉर्डिंग टू द लॉज के अकॉर्डिंग उन सारे के सारे कॉन्फ्लिक्ट और डिफरेंसेस वगैरह को रिजॉल्व करा जाता है. अब इसके बारे में आगे फर्दर क्लासेस में डिटेल में पढ़ेंगे, बट या लॉज वगैरह होते हैं. रिलीजियस प्रोसेशंस एंड सेलिब्रेशंस कैन समटाइम्स लीड टू कॉन्फ्लिक्ट्स. कई बार ऐसा होता है कि जो रिलीजियस प्रोसेशंस होते हैं और जो सेलिब्रेशंस होते हैं उनपे कई बार कॉन्फ्लिक्ट्स होने लग जाते हैं, लड़ाइयाँ होने लग जाती हैं उन सारी चीज़ों में. ठीक है, कोई भी रिलीजियस सेलिब्रेशन, कोई रिलीजियस फेस्टिवल, तो उसमें होने लगता है. जैसे कि द रूट अ प्रोसेशन टेक्स में लीड टू अ कॉन्फ्लिक्ट. The government, particularly the police, plays an important role in getting representatives of concerned communities to meet and try and arrive at a solution. अब कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है तो उसमें जो गवर्नमेंट होती है, पर्टिकुलरली उसमें जो पुलिस होती है, वो एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उन कम्युनिटीज़ के, तो उनसे मिलती है और ट्राई करती है कि जो कॉन्फ्लिक्ट है जल्दी से जल्दी रिजॉल्व हो सके और किसी एक सॉल्यूशन को जल्दी से जल्दी वो लोग अराइव कर सके एक सॉल्यूशन पे. सो एट टाइम्स देयर इज अ फियर दैट वायलेंस मे इरप्ट विद पीपल थ्रोइंग स्टोन्स और ट्राइंग टू डिस्टर्ब द प्रोसेशन. कई बार ऐसा होता है, ऐसा डर होता है कि जो वायलेंस है वो अगर बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो लोग उसमें एक दूसरे के ऊपर पत्थर फेंकने ना लगें. तो ये सारी चीज़ें भी, ये सारे डर भी रहते हैं जब वायलेंस, लाइक व्हेन वायलेंस इज देयर. ठीक है, वायलेंस ज़्यादा बढ़ ना जाए. द पुलिस रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग दैट वायलेंस डज नॉट टेक प्लेस. तो इसमें जो पुलिस होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है इस चीज़ को देखने के लिए, इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए कि जो वायलेंस है वो वायलेंस ना हो. ठीक है, वायलेंस डज नॉट टेक्स प्लेस. रिवर टू कैन बिकेम अ सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन स्टेट्स. अब स्टेट्स के कॉन्फ्लिक्ट्स कैसे होते हैं कि रिवर्स जो हैं वो एक सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई का एक साधन बन जाती हैं स्टेट्स के बीच में. अ रिवर में बिगिन इन वन स्टेट, फ्लो थ्रू अनदर एंड एंड इन अ थर्ड. कई बार ऐसा होता है कि जो रिवर्स होती हैं वो एक स्टेट से स्टार्ट होती हैं, दूसरे में फ्लो करती हैं और तीसरे में जाके एंड होती हैं. अब the sharing of river water between different states and the river goes through it is becoming an issue of conflict. अब जो रिवर का जो वाटर है वो शेयर होना 3 डिफरेंट स्टेट्स में, और जो रिवर का जो वाटर है अब वही एक इशू बन जाता है कॉन्फ्लिक्ट का. राइट, कि ये रिवर का ये पोर्शन हमारे में है तो ये वाटर हमारा है, ये पोर्शन हमारे में है तो ये वाटर हमारा है. तो ये सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं. जैसे कि You may have heard about the Kaveri water dispute between Karnataka and Tamil Nadu. एक डिस्प्यूट हुआ था कावेरी रिवर के लिए कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच में. तो वहाँ पे भी सेम डिस्प्यूट था कि रिवर वाटर का था कि ये रिवर का ये एरिया हमारे पोर्शन में आता है तो ये वाटर हमारा है, यहाँ से डिवीजन सेम था. So the water stored in Krishna Raja Sagar Dam in Karnataka is used for irrigating a number of districts and for meeting the needs of city of Bangalore. तो जो वाटर जो कि स्टोर था कृष्णा राजा सागर डैम में, इसको याद रखिएगा यहाँ पे. ठीक है, कृष्णा राजा सागर डैम में जो वाटर स्टोर था कर्नाटका में, उसे यूज़ किया जाता था इरिगेशन के लिए. कई सारे डिस्ट्रिक्ट्स के लिए इरिगेशन के लिए यूज़ किया जाता था और बैंगलोर जो सिटी थी उसकी नीड्स को फुलफिल करने के लिए उसको यूज़ किया जाता था. और जो वाटर था जो कि स्टोर था मेक्टर डैम में जो कि तमिलनाडु में है. वन सेकेंड, मेक्टर डैम जो कि तमिलनाडु में है, उस रिस्पेक्टिव को स्टोर जो वाटर वहाँ पे स्टोर था उसको यूज़ किया जाता था क्रॉप्स वगैरह ग्रो करने में. ठीक है, उस रीजन में जो क्रॉप्स वगैरह ग्रो होते थे उनके लिए यूज़ किया जाता था. A conflict arises because both dams are on the same river. अब लड़ाई जो कॉन्फ्लिक्ट था वो क्यों हो गया, क्योंकि जो दोनों के दोनों डैम्स थे वो एक सेम रिवर पे थे. The downstream dam in Tamil Nadu can only be filled up if water is released from the upstream one located in Karnataka. तो ये था कि डाउनस्ट्रीम डैम जो था तमिलनाडु में, ठीक है, वो तभी फिल करा जा सकता था जब
कर्नाटका का जो अप स्ट्रीम डैम था, जब वहाँ से वाटर रिलीज किया जाएगा तभी तमिलनाडु का डाउन स्ट्रीम डैम फिल किया जा सकता था. Therefore, both states cannot get as much water as they need for people in their states. और ये था कि दोनों के दोनों स्टेट्स को उतना ज़्यादा वाटर नहीं मिल पाता था जितना उनको ज़रूरत था अपने स्टेट के लोगों के लिए. दिस लीड्स टू कॉन्फ्लिक्ट, और यही रीज़न था उनकी कॉन्फ्लिक्ट, उनकी लड़ाई का. सो द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ टू स्टेप इन एंड सी दैट अ फेयर डिस्ट्रीब्यूशन इज वर्कड आउट फॉर बोथ स्टेट्स. तो इसमें अब इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट थी उसको आना पड़ा और ये देखना पड़ा कि जो एक फेयर डिस्ट्रीब्यूशन दोनों स्टेट्स के लिए, उनको ये देखना पड़ा कि वहाँ पे एक फेयर डिस्ट्रीब्यूशन है दोनों स्टेट्स के लिए, जिसमें से कि वाटर वो लोग यूज़ कर रहे हैं अपने स्टेट के पीपल के लिए. ठीक है. क्वाइट फ्लोज था Cauvery despite being at the center of heated conflict between two states for the last 30 years. और ये इसकी वजह से लास्ट 30 years के लिए 30 years तक के लिए यहाँ पे ये कॉन्फ्लिक्ट बना रहा था. ठीक है. इस कावेरी रिवर में रिवर के लिए जो डैम्स वगैरह हैं उनके 30 years तक का कॉन्फ्लिक्ट बना रहा था. ठीक है. अब इक्वालिटी एंड जस्टिस, अब हम लोग यहाँ पर इक्वालिटी और जस्टिस के बारे में पढ़ेंगे. So one of the key ideas of a democratic government is its commitment to equality and justice. डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का एक मेन की आइडिया ये भी है जो कि है कमिटमेंट और इक्वालिटी और जस्टिस का. ठीक है. इक्वालिटी एंड जस्टिस आर इनसेपरेबल. इक्वालिटी और जस्टिस इनसेपरेबल मतलब कि इक्वालिटी और जस्टिस को आप सेपरेट नहीं कर सकते हो. ठीक है. 1 second. Equality and justice are inseparable. Fine. So the earlier practice of untouchability is now banned by law. पहले जो untouchability की जो practice थी उसको लॉ ने बैन कर दिया. untouchability मतलब कि untouchables होते थे ना, कि अगर ये पीपल यहाँ से मतलब कोई भी रिस्पेक्टिव एरिया से गुजर रहे हैं तो पीपल उनको जो दूसरे लोग हैं दूसरे कम्युनिटीज़ के उनको टच नहीं करेंगे. उनके लिए अलग से विलेज के बाहर उनके लिए घर वगैरह बनाया जाता था. जो अनटचेबल्स के बच्चे हैं वो अदर कम्युनिटीज़ के बच्चों के साथ बैठ के पढ़ नहीं सकते हैं, वो लोग सेम वेल से पानी नहीं ले सकते. तो ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस होती थी अनटचेबिलिटी के लिए, बट अब वो उसको लॉ ने बैन कर दिया है. This group of people were denied education, transport और medical facilities and even a chance to offer prayers. मैंने बताया था जैसे कि जो अनटचेबल्स लोग होते थे उन्हें एजुकेशन नहीं दी जाती थी, उन्हें ट्रांसपोर्ट नहीं दिया जाता था, उन्हें मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं दी जाती थी, और इवन उन्हें टेम्पल्स वगैरह में जाने के लिए भी अलाउड नहीं किया जाता था. डॉक्टर अम्बेडकर, whom you have read about early in this book, and many others like him, released that such practices must not continue and that justice can only be achieved when people are treated equally. डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, इनकी स्टोरी हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ी है, जहाँ पे हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस किया है 1 और 2 में. तो वहीं पे हम लोगों ने डिस्कस किया था एक स्टोरी, एक इंसिडेंट जो कि भीमराव अम्बेडकर जी के साथ हुआ था, उसी को डिस्कस किया था. तो डॉक्टर अम्बेडकर और बहुत सारे लोग उन्हीं की तरीके उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि इस तरीके की जो चीज़ें हैं ये नहीं होनी चाहिए, कंटिन्यू नहीं होनी चाहिए. और जस्टिस तभी आपको मिल सकता है जब हर एक पर्सन को आप इक्वली ट्रीट करेंगे. ठीक है. जस्टिस कैन ओनली बी अचीव्ड व्हेन पीपल आर ट्रीटेड इक्वली. जस्टिस तभी अचीव हो सकता है जब आप हर एक इंसान को इक्वली ट्रीट करेंगे, तभी जस्टिस अचीव हो सकता है. तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने इस चीज़ को रियलाइज़ किया कि हर एक पीपल को इक्वली ट्रीट करना चाहिए. तो उसके जस्टिस तभी अचीव हो सकता है जब आप हर एक पर्सन को इक्वली ट्रीट करेंगे. सो द गवर्नमेंट ऑल्सो रिकॉग्नाइजेस दिस एंड मेक्स स्पेशल प्रोविजंस फॉर ग्रुप्स विद इन सोसाइटी दैट आर अनइक्वल. तो गवर्नमेंट ने इन सारी चीज़ों को भी रिकॉग्नाइज किया, समझा, और उन लोगों के लिए एक स्पेशल प्रोविजंस वगैरह बनाए थे उन ग्रुप ऑफ पीपल के लिए जो कि सोसाइटी में रहते हैं और जो कि अनइक्वल हैं. ठीक है. फॉर इंस्टेंस, इन आवर सोसाइटी देयर इज़ अ जनरल टेंडेंसी टू वैल्यू एंड केयर फॉर द बॉय चाइल्ड मोर देन गर्ल चाइल्ड. एक एग्जाम्पल के लिए हमारी सोसाइटी में एक जनरल टेंडेंसी है कि
ज़्यादा वैल्यू और ज़्यादा केयर जो है वो बॉय चाइल्ड को मिलती है रादर दैन द गर्ल चाइल्ड। ये जनरली एक है टेंडेंसी। So this means that society does not value the girl and boy child equally and this is unjust. तो इसका मतलब है कि जो सोसाइटी है वो गर्ल और बॉय चाइल्ड को इक्वली वैल्यू नहीं करती है और ये पूरी अनजस्टिस है। In this context, the government steps in to promote justice by providing special provisions that can enable girls to overcome the injustice that they are subjected to. तो इसी में जो गवर्नमेंट होती है वो जस्टिस को प्रमोट करने के लिए उनको स्पेशल प्रोविजंस वगैरह प्रोवाइड करती है गर्ल्स को, ताकि वो ये जो इनजस्टिस है इसको ओवरकम कर सकें। सो दस इट इज़ पॉसिबल दैट फीस फॉर गर्ल्स माइट बी वेव्ड और लोअर्ड इन गवर्नमेंट कॉलेजेस और स्कूल्स। तो इस इन्हीं सब चीज़ों के लिए ऐसा पॉसिबल होता है कि जो गर्ल्स के लिए जो फीस वगैरह होती है कॉलेजेस स्कूल्स में, उसको गवर्नमेंट या तो उसमें कुछ फी वेवियर मिल जाता है या लोअर मतलब कम हो जाती है। तो ये सारी प्रैक्टिसेस जो है ये सारी प्रैक्टिसेस गवर्नमेंट एक्चुअली करती है इन द फेवर फॉर गर्ल्स। तो अब इक्वालिटी और जस्टिस, जैसे कि यहाँ पे जो पीपल अनटचेबल्स थे, ठीक है, उनको इक्वली ट्रीट नहीं किया जाता था, उनके साथ जस्टिस नहीं होता था, राइट। तो यही सारी चीज़ें हैं यहाँ पे इक्वालिटी एंड जस्टिस। ग्रेट। अच्छा, अब यहाँ पे हम लोग जो की एलिमेंट्स पढ़े थे, की एलिमेंट्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो की एलिमेंट्स क्या थे? सबसे पहला की एलिमेंट था पार्टिसिपेशन, ठीक है। की एलिमेंट फॉर अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट पहला था पार्टिसिपेशन, जिसमें कि हम लोगों ने ये देखा कि जो गवर्नमेंट जो पीपल हैं वो इलेक्शंस वगैरह में कैसे पार्टिसिपेट करते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने उसमें समझी थी। नेक्स्ट है नीड टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट। जो भी लड़ाइयाँ होती हैं उनको भी रिजॉल्व करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की होती है। सो नीड टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट। और थर्ड हम लोगों ने की एलिमेंट पढ़ा था यहाँ पे इक्वालिटी एंड जस्टिस। इक्वालिटी और जो जस्टिस है फॉर एवरी पीपल, उसको हम लोगों ने पढ़ा था कि इक्वालिटी एंड जस्टिस आर इंसेपरेबल। तो ये तीन की एलिमेंट्स थे, पार्टिसिपेशन, देन रिजॉल्विंग द कॉन्फ्लिक्ट्स, और फिर नेक्स्ट वाज इक्वालिटी एंड जस्टिस। तो ये जो तीन है ये हैं की एलिमेंट्स फॉर अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के लिए ये तीन जो भी एलिमेंट्स है, ये तीन की एलिमेंट्स हैं एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के लिए। तो और इनको प्रैक्टिस करने के लिए, कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट काफ़ी सारे मेजर्स लेती है, काफ़ी सारे रूल्स, काफ़ी सारी चीज़ें लॉन्च होते हैं फॉर इक्वालिटी एंड इनजस्टिस, इक्वालिटी एंड जस्टिस। इसके लिए भी बहुत सारे कैंपेन्स वगैरह रन करे गए थे तब। ऑल द पीपल वर ट्रीटेड इक्वली। जो अनटचेबल्स थे वो वाला पूरा लाइक वो चीज़ें हटा दी गई थी, दैट वर नॉट कंसिडर्ड आफ्टर, राइट। और पार्टिसिपेशन लाइक हाउ डू ऑल पीपल पार्टिसिपेट इन द इलेक्शंस, लाइक हर एक जो भी एडल्ट है उसको इलेक्शन पार्टिसिपेट करने का राइट होता है। पहले लाइक बिफोर द इंडिपेंडेंस एवरीवन कांट पार्टिसिपेट ऑन टू द इलेक्शन, सबको इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने को नहीं मिलता था। बट राइट आफ्टर इंडिपेंडेंस, कुछ मूवमेंट्स वगैरह के बाद, कुछ कैंपेन्स के बाद, कुछ प्रोटेस्ट के बाद, हर एक पीपल को, हर एक पर्सन को पार्टिसिपेट करने के लिए चांसेस मिलने लगे इलेक्शंस में, ठीक है। और हम लोगों ने पढ़ा था यूके और यूएसए की वीमेंस जो थी उन्होंने भी काफ़ी प्रोटेस्ट वगैरह करे थे 1920 1928, उनको भी लाइक राइट टू वोट का वो मिल गया था। सो जैसे कि जनरल जो रेगुलर इलेक्शंस होते हैं, रेगुलर इलेक्शंस क्यों होते हैं, उसके क्या फ़ायदे होते हैं, और क्या एक टाइम इंटरवल होता है जिसमें कि रेगुलर इलेक्शंस प्लेस लेते हैं। 5 years का टेन्योर होता है, आफ्टर एवरी 5 years इलेक्शंस होते हैं। जैसे कि राइट अवे 2022 चल रहा है, तो अब 2022 में इस समय इलेक्शंस कई प्लेसेस में इलेक्शंस हो रहे हैं, कई प्लेसेस में इलेक्शंस होने बाकी हैं। तो जैसे कि अब 2022 में इलेक्शंस हो रहे हैं, सो फर्दर अब नेक्स्ट इलेक्शंस आफ्टर 5 years होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से 5 years का टेन्योर होता है। उसी टेन्योर के बाद वापस से इलेक्शंस होते हैं, और अगर गवर्नमेंट को अपनी पावर वापस से चाहिए होती है तो पीपल को गवर्नमेंट जब लोग जो हैं वो लोगों अपने लीडर्स को इलेक्ट करते हैं, उसके बाद गवर्नमेंट फॉर्म होती है, और जो भी उनके पावर्स वगैरह हैं गवर्नमेंट के तो वो पावर्स वो अपना वापस ले लेती है। तो इस तरीके से ये यहाँ पे पूरा का पूरा प्रोसीजर
चलता है। ठीक है, तो ये राइट टू वोट और राइट टू ये सारी चीज़ें आफ्टर द इंडिपेंडेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ी थी। ठीक है, ग्रेट। सो यहाँ पे हमारे चैप्टर नंबर होता है फिनिश, चैप्टर नंबर 4। 1 सेकेंड, मैं आपको ऊपर लेकर के जाती हूँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 4 होता है फिनिश, दैट इज की एलिमेंट्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। सो उम्मीद करती हूँ कि आपने ये पूरा चैप्टर डिटेल पढ़ा होगा, और अगर आपको इसके प्रीवियस वीडियो को रेफर करना है तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हो। प्लेलिस्ट में इसके सारे वीडियोस पड़े हुए हैं। ठीक है, सो उम्मीद करती हूँ कि आपको चैप्टर अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ आपसे नए वीडियो के साथ। चलन, थैंक यू एंड टेक केयर। जय हिंद।